हेलो, वेलकम टू केमी क्लास बाय नॉलेज इन्फिनाइट। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बीन्स। क्या स्टीरियो केमिस्ट्री है कार्बीन्स की, देखेंगे कार्बीन्स का जनरेशन कैसे होता है, क्या स्टेबिलिटी होती है कार्बीन्स की, कार्बीन्स रिएक्ट कैसे करते हैं और ऐसे कौन से रिएक्शंस हैं जो कार्बीन एज एन इंटरमीडिएट अपने रिएक्शन में इन्वॉल्व करते हैं। ओके देन बिगिन करते हैं कार्बिन से। गाइस, कार्बिन एक हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है। इंटरमीडिएट है यानी कि ये ना ही स्टार्टिंग में अपीयर होता है ना ही एंड ऑफ द रिएक्शन में अपीयर होता है, ये मिडल ऑफ द रिएक्शन में अपीयर होता है। कार्बिन का जो कार्बन है उसके पास दो अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसके पास दो सिग्मा बॉन्ड्स होता है, यानी कार्बिन का सिग्मा बॉन्ड जो है कार्बन कार्बन का वो दो एटम या ग्रुप ऑफ एटम से अटैच होता है थ्रू टू सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड्स। कार्बिन ये डायरेडिकल्स फॉर्मेट करता है। डायरेडिकल्स यानी इसके पास दो रेडिकल्स होते हैं। कैसे? यानी इसके अंदर दो होमोलेक्टिक बॉन्ड फ्यूजन्स होता है, दो बॉन्ड्स इसके होमोलेटिकली फ्यूज हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में कंसिडर किया हुआ है। यहाँ देखिए एक्स और वाई, ये दो बॉन्ड होमोलेटिकली ब्रेक हो गए हैं जिसके वजह से डायरेडिकल्स कार्बन के ऊपर जनरेट हुआ है। इसी डायरेडिकल्स ऑफ कार्बन्स को हम कहते हैं कार्बीन। ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है और बाइवेलेंट मॉलिक्यूल होता है। कार्बीन इज ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल एज वेल एज बाइवेलेंट। कार्बिन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हेंस ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज कहलाता है। कार्बिन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। ये सिमिलरली एनालॉगस टू कार्बोकैटायन जैसा होता है। कार्बिन एक्ट करता है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल की तरह। एग्जाम्पल देखिए कार्बिन्स के एग्जाम्पल क्या है? मिथिलीन, डाइक्लोरो कार्बीन, असाइल कार्बीन्स, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द कार्बीन्स। चलिए देखते हैं, सेकंड है हमारा स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ कार्बीन्स। ये जो स्टीरियो केमिस्ट्री है कार्बिन की, इसमें हमें दो टाइप्स के कार्बीन्स देखने के लिए मिलेंगे, यानी कार्बिन के 2 टाइप्स होते हैं। पहला है सिंगलेट कार्बिन एंड सेकंड है ट्रिपलेट कार्बिन। चलिए देखते हैं क्या होता है सिंगलेट कार्बिन। जो सिंगलेट कार्बिन है, सिंगलेट जैसे एज नाम सजेस्टिंग कि इसमें सिंगलेट होगा, इसमें जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं इनटू द वन ऑर्बिट। सिंगलेट है, इसके लिए एक ही ऑर्बिट में प्रेजेंट है और इन दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका एंटी पैरेलल स्पिन होता है, दैट इज पैरेलल विथ अपोजिट डायरेक्शन। एंटी पैरेलल इन द सेंस दोनों अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल स्पिन कर रहे हैं। दोनों पेयर्ड तो हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल स्पिन है। देन ये कार्बिन कहलाएगा सिंगलेट कार्बिन। गाइस, यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप गो थ्रू कर सकते हैं। ये जो सिंगलेट कार्बिन है इसके पास जीरो या नो मैग्नेटिक मोमेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये जो स्पिन है ये पेयर्ड हैं दो इलेक्ट्रॉन्स के, दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपस में पेयर्ड हैं जिसके वजह से इन्होंने मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे का कैंसिल कर दिया, हैंस जीरो मैग्नेटिक मोमेंट। ये जो सिंगलेट कार्बिन होता है ये sp2 हाइब्रिडाइज हो जाता है इन द सेंस sp2 हाइब्रिडाइज है, यानी स्पिन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करता है sp2 ऑर्बिटल। सिंगलेट कार्बिन, इसके पास प्लेनार स्ट्रक्चर होता है। सिंगलेट कार्बिन हमारा गाइस प्लेनार स्ट्रक्चर का होता है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन रेजोनेंस है ESR कैन नॉट डिटेक्ट द सिंगल कार्बिन ड्यू टू द जीरो मैग्नेटिक मोमेंट, यानी इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस सिंगलेट कार्बिन को डिटेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास मैग्नेटिक मोमेंट है ही नहीं। चलिए देखते हैं क्या स्ट्रक्चर है सिंगलेट कार्बिन का। इतना कुछ पढ़ लिया है, अब पता लगाते हैं स्ट्रक्चर क्या है। ये है सिंगलेट कार्बिन का स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखिए ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपस में यहाँ पे देखिए पेयर्ड है। यहाँ पे दो हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड एंगल है 103 डिग्री। ये देखिए ये है वैकेंट p एटॉमिक ऑर्बिटल, PaO भी इसे कहते हैं। ये है नॉन बॉन्डिंग स्पिन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये नॉन बॉन्डेड हैं प्लस स्पिन पेयर्ड हैं इलेक्ट्रॉन्स के, इन्हें ही एंटी पैरेलल स्पिन कहा जाएगा। ये आपस में दोनों एंटी पैरेलल स्पिन हैं। ये कार्बन जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज है, डायमैग्नेटिक इन नेचर है। ओके, सिंगलेट कार्बिन
इट्स डायमैग्नेटिक इन नेचर। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम सिंगलेट कार्बिन को रिप्रेजेंट करते हैं कार्बन। नाउ अब हम देखेंगे क्या होता है ट्रिपलेट कार्बिन। गाइस सिंगलेट कार्बिन देख लिया है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं ट्रिपलेट कार्बिन की तरफ। ट्रिपलेट कार्बिन में दो टाइप्स होते हैं, पहला लीनियर ट्रिपलेट कार्बिन एंड सेकेंड वन इज द बेंट ट्रिपलेट कार्बिन। यानी ट्रिपलेट कार्बिन में दो टाइप, पहला है लीनियर ट्रिपलेट कार्बिन। चलिए गाइस देखेंगे कि लीनियर ट्रिपलेट कार्बिन्स क्या होते हैं, इसके बारे में समझेंगे। पहले समझते हैं कि क्या है ट्रिपलेट कार्बिन। अगर दो इलेक्ट्रॉन गोज इन द डिफरेंट ऑर्बिट, गाइस हमने वहाँ पे देखा था कि p ऑर्बिटल यहाँ पे वैकेंट होता है। अगर दो अलग अलग ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं एंड दे हैव द पैरेलल अनपेयर्ड स्पिन, उनका पैरेलल स्पिन है, दोनों का एक जैसा ही स्पिन है, पैरेलल स्पिन है, लेकिन अनपेयर्ड स्पिन है, वो दोनों पेयर्ड नहीं है, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं है। ऐसे कार्बन्स का मैग्नेटिक मोमेंट होता है और इसी कार्बन्स को हम कहते हैं ट्रिपलेट कार्बन। गाइस डेफिनेशन रेफर करें। और तो लीनियर ट्रिपलेट कार्बन क्या होगा। गाइस हमने ट्रिपलेट कार्बन देख लिया क्या है, अब पता लगाते हैं कि लीनियर ट्रिपलेट कार्बन क्या होता है। ये जो लीनियर ट्रिपलेट कार्बन होता है ये sp हाइब्रिडाइज होता है विथ ट्रिपलेट कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है। इसमें जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है ये पैरेलल होता है रिमेनिंग अदर 2 अनहाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल्स के, इसी को कहेंगे हम लीनियर ट्रिपलेट कार्बन। बैंड ट्रिपलेट कार्बन क्या होता है। इन दिस बैंड ट्रिपलेट कार्बन, यानी इस बैंड ट्रिपलेट कार्बन के अंदर जो कार्बन है यानी जो कार्बन एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, यानी बैंड ट्रिपलेट कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज। इसमें दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर लेंगे ऑन sp2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी दो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स ने sp2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स को ऑक्यूपाई कर लिया है। और ये जो अनहाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल है ये पैरेलल स्पिन के साथ होता है विथ अ पैरेलल स्पिन। चलिए देखते हैं क्या स्ट्रक्चर है ट्रिपलेट कार्बन्स का। गाइस हमारे पास ट्रिपलेट कार्बन के दो स्ट्रक्चर्स हैं, सिंग प्लेनार स्ट्रक्चर एंड बैंड स्ट्रक्चर, लीनियर एंड बैंड स्ट्रक्चर। चलिए सबसे पहले देखेंगे लीनियर ट्रिपलेट कार्बन का स्ट्रक्चर। ये देखिए, ये हम लीनियर ट्रिपलेट कार्बन को कुछ ऐसे दिखाएंगे। आप देख सकते हैं हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन एक लीनियर में है। ये जो दो ऑर्बिटल्स है ये है अनहाइब्रिडाइज्ड p एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है इनका पैरेलल स्पिन है, यानी पैरेलल स्पिन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो है कार्बन ये sp हाइब्रिडाइज है, क्यों, क्योंकि हम लोग लीनियर ट्रिपलेट कार्बन देख रहे हैं। हमने देखा है लीनियर ट्रिपलेट कार्बन sp हाइब्रिडाइज होता है। ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। वाई पैरामैग्नेटिक इन नेचर, बिकॉज इसके दो इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड नहीं हैं। इस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करेंगे लीनियर ट्रिपलेट कार्बन को। नाउ चलिए देखते हैं क्या होता है बैंड ट्रिपलेट कार्बन। गाइस इसके बारे में भी हमने ऊपर पढ़ा है। नाउ इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ये है बैंड ट्रिपलेट कार्बन। बैंड ट्रिपलेट कार्बन में जो हमारा हाइड्रोजन है और दो हाइड्रोजन एंड कार्बन का जो बीच का एंगल बनता है वो है 136 डिग्री। और यहाँ पे देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और एक इलेक्ट्रॉन अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल में है, जिसकी वजह से कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हो गया है। ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है। गाइस ये कैसा होता है, ये इट इज़ अ पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ये जो बैंड ट्रिपलेट कार्बन है ये CH2 होता है, इसका रिप्रेजेंटेशन है। टेक अ क्लोज लुक। ये जो ट्रिपलेट कार्बन है, अब चलिए देखते हैं ट्रिपलेट कार्बन में होता क्या है। जो ट्रिपलेट कार्बन है ये डायरेडियल होता है। इसको प्रूफ किया जा सकता है बाय इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस से, ESR से इसको मेजर किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि ये हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। ओके गाइस चलिए देखते हैं थर्ड हमारा है जनरेशन ऑफ कार्बन्स। कार्बन्स का कैसे जनरेशन होता है। कार्बन्स को हम बाय फोटोलिसिस मेथड से जनरेट कर सकते हैं ऑफ अ डायजो कंपाउंड। अगर मैंने डायजो कंपाउंड को ले लिया, उनके ऊपर मैं अगर फोटोलिसिस करूं तो वो मुझे कार्बन्स जनरेट करके देंगे। यहाँ पे देखिए मैंने एक एग्जांपल कंसीडर किया है डायजो कंपाउंड का। मैंने इसमें HV यानी फोटोलिसिस किया तो देखिए मुझे कार्बन मिल गया और नाइट्रोजन अलग हो गया। चलिए इसका देखते हैं एक्सप्लेनेशन कैसे ये रिएक्शन टेक प्लेस करता है। यहाँ पे देखिए CH2 डबल बॉन्ड N
नाइट्रोजन का एक लोन पेयर यहाँ पे आएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पे चली गई, यानी एक रेडिकल तो जनरेट हो गया। नाउ सेकंड यही होगा इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। गाइज याद रखिए ये इन प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज हो रहा है, तो इसके वजह से ही इसी को फोटोलिसिस कहते हैं। यहाँ पे हमने बाय फोटोलिसिस में N2 मेरा रिमूव हो गया और फाइनली आई गेट द कार्बिन। एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने ले लिया है डायज़ोमीथेन। डायज़ोमीथेन अगर मैं HV लाइट को इंट्रोड्यूस करूँ, अल्ट्रावायलेट रेस को वेवलेंथ, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ से, तो मुझे कार्बन मिल जाएगा, नाइट्रोजन अलग हो जाएगा। यहाँ पे मेरा सेकंड एग्जांपल है असाइल डायज़ो कंपाउंड। असाइल डायज़ो कंपाउंड में देखिए क्या होता है, यहाँ पे मुझे कार्बिन जनरेट होकर मिल जाता है, इसे कहते हैं असाइल कार्बिन। असील डायज़ो कंपाउंड से मुझे क्या मिलेगा, असाइल कार्बिन, और मेरा नाइट्रोजन रिमूव आउट हो जाएगा फ्रॉम द रिएक्शन वेसल। नाउ अभी हम देखेंगे सेकंड मेथड। सेकंड मेथड है बाय थर्मोलिसिस। गाइज अगर आपने मेरा फ्री रेडिकल वाला मेथड वीडियो लेक्चर देखा होगा तो उसमें भी सेम मेथड से हमने रेडिकल जनरेट किया था। कार्बिन भी डाई रेडिकल है, इसके लिए हम सेम मेथड से ही थर्मोलिसिस और फोटोलिसिस से ही रेडिकल्स जनरेट करेंगे। देखिए यहाँ मैंने केटीन ले लिया है। केटीन भी मुझे कार्बिन देता है विद द रिमूवल ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड, एज यू कैन से सी। यहाँ पे अगेन कीटीन इन प्रेजेंस ऑफ द HV और हीट, मुझे कार्बन मिल गया, कार्बन मोनोऑक्साइड रिमूव हो गया। गाइस दिस टू मेथड्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जनरेशन ऑफ द कार्बन। ओके चलिए देखते हैं, फोर्थ है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन। कार्बन की स्टेबिलिटी क्या होती है, कार्बन इन विच द कार्बन इज अटैच विद द टू एटम्स ईच बेयरिंग अ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो कार्बिन एटम का कार्बिन होता है, यानी कार्बिन का जो कार्बन है उसके पास दो एटम अटैच होते हैं, और उसी कार्बन के पास दो लोन पेयर्स भी होते हैं। ये मोस्ट स्टेबल होगा ड्यू टू द रेजोनेंस, यानी जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा उतना ज़्यादा ये स्टेबल होगा। देखिए ये जो भी कार्बन है उसके पास दो नाइट्रोजन है, उन दोनों नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स हैं। अब ये लोन पेयर्स का रेजोनेंस हो रहा है, जिसके वजह से मेरे फॉलोइंग कार्बन की रिएक्टिविटी डिक्रीज हो गई है और स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई है। एज यू कैन सी इन दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर ही कहलाता है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बन। एज यू कैन सी कार्बन के पास दो ऐसे ग्रुप्स हैं जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। नाउ ट्रिपलेट कार्बन मोर स्टेबल दैन द सिंगलेट कार्बन। गाइज यहाँ पे एक और बात नोटिस करने वाली ये है कि ट्रिपलेट कार्बन ज़्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू द सिंगलेट कार्बन। देखिए ये सिंगलेट कार्बन की स्टेबिलिटी कम है एज कंपेयर टू द ट्रिपलेट कार्बन। एज यू कैन सी हियर, ट्रिपलेट कार्बन मोर स्टेबल लेस रिएक्टिव एंड सिंगलेट कार्बन आर लेस स्टेबल बट मोर रिएक्टिव दैन द ट्रिपलेट कार्बन। ओके जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ट्रिपलेट कार्बन इज मोर स्टेबल देन द सिंगलेट कार्बन। नाउ अभी हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ कार्बन्स। कार्बन कैसे रिएक्ट करता है, किससे रिएक्ट करता है, चलिए देखते हैं। जो रिएक्टिविटी है कैन बी मॉडरेट, यानी स्लो किया जा सकता है। कार्बन की रिएक्टिविटी स्लो की जा सकती है बाय यूजिंग द कॉपर पाउडर। अगर मैं कॉपर पाउडर का इस्तेमाल करता हूँ रिएक्शन में कार्बन्स की रिएक्टिविटी स्लो करने के लिए इन देयर रिएक्शन, यानी अगर कार्बन्स की कंट्रोल रिएक्शन करना है तो हमें कॉपर पाउडर का यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें कार्बन देता है एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्कीन है, अल्कीन रिएक्ट कर रहा है कार्बन के साथ, ये एडिशन रिएक्शन है जिससे मुझे एक साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव मिल गया है। साइक्लोप्रोपेन का डेरिवेटिव मिल गया है, इट इज़ अ एडिशन रिएक्शन, फर्स्ट वन था। सेकंड भी हमारा एडिशन है, एडिशन ऑफ कार्बन टू अल्कीन इज स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। अगर मैं कार्बन को ऐड कर रहा हूँ अल्कीन में तो ये एक स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होता है। गाइस स्टीरियो स्पेसिफिक क्या है, इसके लिए मैंने दूसरा वीडियो बनाया है, आप उसे देखें। रिएक्शंस इन द लिक्विड मीडियम, लिक्विड मीडियम में अल्कीन का जो एडिशन होता है वो स्टीरियो स्पेसिफिक होता है। सिस अल्कीन गिव द सिस साइक्लोप्रोपेन, यही है स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। यहाँ पे मैंने सिस ऑल्फिन ले लिया है जिसको मैं एक सिंगलेट कार्बन के साथ रिएक्ट करा रहा हूँ। अब यहाँ पे आप मुझे देख सकते हैं कि जो मुझे प्रोडक्ट मिला है,
यानी साइक्लिक प्रोडक्ट जो है मेरा वो है सिस साइक्लोप्रोपेन। यह है सिस साइक्लोप्रोपेन। सिस ऑल्फिन ने मुझे सिस प्रोडक्ट दिया, दैट इज द स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। अगर मैं ट्रांस अल्कीन लूँ तो वो मुझे ट्रांस साइक्लोप्रोपेन देगा, यानी ट्रांस अल्कीन गिविंग द ट्रांस प्रोडक्ट। ये है स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ट्रांस ऑल्फिन को रिएक्ट करवाया है सिंगलेट कार्बिन के साथ। सिंगलेट कार्बिन के साथ रिएक्शन के बाद ये एक टाइप का एडिशन रिएक्शन है जिसमें मुझे ट्रांस साइक्लोप्रोपेन मिलता है, ट्रांस रिएक्टेंट गिविंग द ट्रांस प्रोडक्ट। नाउ थर्ड देखेंगे, इन एक्वस मीडियम। अगर मैं एक्वस मीडियम में ट्रिपलेट कार्बिन को ले लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे रेसमिक मिक्सचर ऑब्टेन होगा। देखिए सर, अब से पहले एक्वस मीडियम में मुझे सिंगलेट कार्बिन स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन दे रहा था, बट ट्रिपलेट कार्बिन मुझे रेसमिक मिक्सचर देगा। ये नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक एडिशन रिएक्शन होता है गाइस, इस बात को ध्यान रखें कि ट्रिपलेट कार्बिन नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक एडिशन रिएक्शन देता है। यहाँ पे मैंने ऑल्फिन ले लिया है, ऑल्फिन मेरा रिएक्ट हो रहा है ट्रिपलेट कार्बिन के साथ। यहाँ पे देखिए मुझे क्या मिल गया, यहाँ पे मुझे रेसमिक प्रोडक्ट मिल गया है, यानी मुझे स्टीरियो आइसोमर्स मिल रहे हैं। इन शॉर्ट सिस साइक्लोप्रोपेन एंड ट्रांस साइक्लोप्रोपेन ऑब्टेन हुआ, इसे कहते हैं रेसमिक मिक्सचर। ये मुझे कैसे मिला, जब मैंने ट्रिपलेट कार्बिन को अल्कीन के साथ रिएक्ट करवाया। नाउ सेकेंड रिएक्शन देखते हैं, रिंग एक्सपांशन रिएक्शन। पहला हमारा था एडिशन टाइप रिएक्शन देता है कार्बिन, सेकेंड ये रिंग एक्सपांशन रिएक्शन देता है। अगर मैं किसी एडिशन रिएक्शन में रीअरेंजमेंट करूं तो वो रिंग एक्सपांशन करता है। कैसे देखते हैं, द एडिशन ऑफ हैलोजन कार्बिन अक्रॉस द रिंग डबल बॉन्ड फॉलोड बाय द रिंग रीअरेंजमेंट। यहाँ पे देखिए मैंने बेंजीन लिया हुआ है, इसे कहेंगे हाइलोजन कार्बिन, यानी हाइलोजन ग्रुप अटैच विद द कार्बिन। यहाँ पे अभी बेंजीन में मेरा कार्बिन ऐड हो चुका है, एडिशन रिएक्शन हो चुका है। नाउ ये अंडरगो जा रहा है रीअरेंजमेंट रिएक्शन के। रीअरेंजमेंट के तहत लिविंग ग्रुप क्लोरीन निकल चुका है, जिसके वजह से मुझे यहाँ पे देखिए ट्रोपेलियम आयन कटायन मिल गया है। क्लोरीन इज द लिविंग ग्रुप, इज द काउंटर बैलेंसिंग द ट्रोपेलियम आयन, ये रिमूव हो चुका है। तो यहाँ पे आपने देखा कैसे एडिशन एंड रीअरेंजमेंट के बाद रिंग एक्सपांशन हो गया है। नाउ सेकेंड सेम टाइप का एग्जांपल देते हैं। यहाँ पे मैंने पायरोल ले लिया है। पायरोल को अगर मैं डाइक्लोरोकार्बिन के साथ रिएक्ट कराऊँ, ये डाइक्लोरोकार्बिन आई गॉट बाय द, यहाँ पे देखिए हैलोजन कार्बिन्स ने एक यहाँ पे साइक्लिक इंटरमीडिएट बनाया है। साइक्लिक इंटरमीडिएट जो कि मेरा रीअरेंजमेंट में जा रहा है एंड कार्बिन गेट क्लोरीन यहाँ पे लॉस हो गया, HCl मेरा रिमूव हो गया है। यहाँ पे देखिए मेरा रिंग एक्सपांशन हो गया और मैंने क्या पाया, यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट है 3-क्लोरोपैरिडीन अक्योर बाय रीअरेंजमेंट। नाउ कुछ ऐसे अदर रिएक्शंस जिसमें कार्बिन एज एन इंटरमीडिएट एक्ट करता है। कार्बिन एक्ट एज एन इंटरमीडिएट, सब इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। ये नेट सेट JRF पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट है इन विच कार्बन आर इंटरमीडिएट। पहला है कार्बैलामाइन रिएक्शन, वुल्फ रीअरेंजमेंट रिएक्शन, एंड लास्ट वन इज द रिमर-टिमन रिएक्शन। इन रिएक्शंस में कार्बिन एज एन इंटरमीडिएट काम करता है। चलिए देखेंगे, सबसे पहले लेंगे कार्बैलामाइन रिएक्शन को। यहाँ पे देखिए ये है प्राइमरी अमाइन, इसे एलिफेटिक या एरोमेटिक अमाइन भी हो सकता है। ये इसमें होता क्या है कि जो अल्कोहलिक सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर किया है, आप देखिए वहाँ पे KOH लिया हुआ है, ऑफ P पैरामाइन को एलिफेटिक या एरोमेटिक पैरामाइन हो सकता है। ये रिएक्ट करता है क्लोरोफॉर्म से इन प्रेजेंस ऑफ द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में। तो मुझे इल्ड क्या मिलता है,
आइसोसाइनाइड या कार्बेलामाइन। यहाँ पे देखिए ये है मेरा क्लोरोफॉर्म, पैरामाइन से रिएक्ट हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस के, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया है, आइसोसाइनाइड। इसे ही कहते हैं कार्बेलामाइन। KClNH2O मेरा बाय प्रोडक्ट है। इस रिएक्शन में कार्बिन एक्ट कर रहा है इंटरमीडिएट की तरह। हमारा सेकेंड रिएक्शन है वुल्फ रीअरेंजमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास अल्फा कार्बन के ऊपर डायनाइट्रोजन सब्सटीट्यूटेड है, यानी इसे कहेंगे अल्फा डायजो कीटोन के रिस्पेक्ट में ये अल्फा पोजीशन पे है। N2 रिमूव हो जाता है वुल्फ रीअरेंजमेंट में और मुझे केटीन मिलता है। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होता है गाइस, 1,2 रीअरेंजमेंट होता है ऑफ अल्फा डायजो कीटोन्स का अंडर एक्सटेंशन ऑफ द नाइट्रोजन टू गिव द केटीन। यहाँ पे नाइट्रोजन रिमूव हो जाता है जिसके वजह से मुझे केटीन मिलता है। इसे कैटालाइज किया जाता है लाइट और हीट के जरिए और ट्रांजिशन मेटल्स के जरिए। नाउ आवर थर्ड वन इज द रिमर-टीमन रिएक्शन। इसमें फिनॉल रिएक्ट करता है क्लोरोफॉर्म से इन प्रेजेंस ऑफ द बेस KOH एंड वी फाइनली हमारा जो प्रोडक्ट आता है वो होता है एरोमेटिक अल्डिहाइड। चलिए देखते हैं कि अगर कैसे सिंथेसिस किया जाता है एरोमेटिक अल्डिहाइड का। सिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक अल्डिहाइड ऑफ formulation of a phenol and pyrols using the CH3 base H2O with डाइक्लोरोकार्बीन्स। इसमें डाइक्लोरोकार्बीन एज एन इंटरमीडिएट काम करता है, आपको एरोमेटिक अल्डिहाइड मिल जाता है विद द हेल्प ऑफ द फिनॉल एंड क्लोरोफॉर्म। गाइज इसका रेफरेंस लिया गया है अरिहंत पब्लिकेशन की बुक से, केमिकल साइंस लेसन नंबर 31 रिएक्शन मैकेनिज्म इन इंटरमीडिएट। ये काफ़ी अच्छी बुक है UGC नेट सेट JRF के लिए, रेफर करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग गाइज। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। अपने वैल्यूएबल सजेशंस और कुछ डाउट सॉल्विंग के लिए गिवन डिटेल्स पे कांटेक्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, हैव अ गुड डे।